Good morning, students. In the previous video of stereochemistry, we have discussed about general characteristic of isomerism and classification of isomerism. In this video, we are discussing about elements of symmetry. देखिए, किसी भी कंपाउंड में कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इस बात का निर्धारण करते हैं कि वह पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड है सेंटर ऑफ सिमेट्री। 3 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी का निर्धारण किया जाता है। अगर किसी भी कंपाउंड में ये सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। मीन्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालने पर वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करता है। और किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होने पर ही वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जिस प्लेन के द्वारा मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और ये दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और साथ ही ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं। उसे ही हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मीसो टार्ट्रिक एसिड का, जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस के कारण ही मीसो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वाटर मॉलिक्यूल में भी ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है जिसके कारण से यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और बेंजीन में 2 तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 प्रकार के प्लेन्स के द्वारा इसे 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तथा सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं। नाउ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के सेंटर में प्रेजेंट वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट से विपरीत दिशाओं में किसी भी दूरी तक कोई लाइन खींचने पर समान दूरी पर समान प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों तो उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री रखने वाले कंपाउंड्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है। इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यह एक काल्पनिक बिंदु है और इस बिंदु से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर समान समूह उपस्थित होते हैं। इसी तरीके से सिस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन भी सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है और ट्रांस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन भी सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है, जिसके कारण से ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जिन कंपाउंड्स की ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हम
कुछ इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पता चलता है कि उनमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फर्स्टली हमें यह देखना है कि मॉलिक्यूल को किसी भी एक्सिस पर 360 डिग्री अपॉन n से घुमाने पर उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से प्राप्त संरचना का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब लेकर हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर उसको अध्यारोपित कर सकें तो उसके अंदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम मीसो टार्ट्रिक एसिड के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यह मीसो टार्ट्रिक एसिड है। मीसो टार्ट्रिक एसिड को वाई एक्सिस के अनुदिश पहले 180 डिग्री पे घुमाया गया। इसको 180 डिग्री से घुमाने पर हमें ये मॉलिक्यूल मिल गया। इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज करें, मिरर इमेज और ओरिजिनल स्ट्रक्चर को कोरिलेट करें तो ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोजेबल होते हैं, अर्थात मीसो टार्ट्रिक एसिड में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अतः ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नाउ वी टॉक अबाउट कायरलिटी एंड सिमेट्री। ये कायरलिटी एंड सिमेट्री दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो वह मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाता है। सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने पर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है। इनिशियली ये माना गया कि जिस यौगिक के अणु में ऑप्टिकल रोटेशन प्रेजेंट हो वह एसिमेट्रिक भी होगा, लेकिन बाद में और फर्दर स्टडीज़ से पता चला कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं टार्ट्रिक एसिड सामान्यतः ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन वह एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें सिमेट्री एलिमेंट तो प्रेजेंट होता ही है। बाद में ये पता चला कि उस मॉलिक्यूल की मूल संरचना उसके मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो तब वे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जिन मॉलिक्यूल्स की मूल संरचना अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित या सुपरइम्पोज हो जाती है तो वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। वह अणु संरचना जिसके केंद्रीय परमाणु से जुड़े समस्त समूह अलग अलग हों उसे कायरल अणु कहते हैं, और उस अणु के इस गुण को ही हम आणविक किरेलता कहते हैं। एग्ज़ाम में ये आणविक किरेलता के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। वे यौगिक जिनमें आणविक किरेलता पाई जाती है वे यौगिक ही केवल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जिन यौगिकों में आणविक किरेलता उपस्थित नहीं होती है वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सर्वप्रथम वॉन हॉफ एवं ले बेल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स द्वारा ये फुलफिल हों तो सभी प्रतिस्थापी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होंगे और वो 2 प्रकार के विन्यासों में उपस्थित होंगे, साथ ही वे ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। अब अपन बात करते हैं इनेंशियोमर्स की। इनेंशियोमर्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कि ध्रुवण घूर्णक समावयवी जिनकी संरचना एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होती है परंतु वे दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, उन्हें हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लस और माइनस लैक्टिक एसिड, प्लस और माइनस टार्ट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। यह लैक्टिक एसिड है, यह इसका मिरर इमेज है। मिरर इमेज को उठा करके लैक्टिक एसिड पर अगर हम रखें तो COOH के ऊपर COOH आ जाता है, कवर हो जाता है। H के ऊपर
OH आ जाता है तो यह कवर नहीं हो पाता है। CH3 के ऊपर CH3 आ जाता है तो यह कवर हो जाता है, और इस OH के ऊपर H आ जाता है तो यह कवर नहीं हो पाता है। तो ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन मिरर इमेज होने के साथ ही एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें इनेंशियोमर्स कहते हैं। इनेंशियोमर्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये जो इनेंशियोमर्स होते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन जिस एंगल से रोटेट करते हैं उस एंगल का मान दोनों के लिए समान होता है। बस फ़र्क इतना है कि ये इन दोनों की डायरेक्शन विपरीत होती है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। सेकंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समान आते हैं। इनकी जल में विलेयता भी समान होती है, वाटर सोल्युबिलिटी भी समान ही आती है। नाउ डायस्टीरियोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं। ये आइसोमर तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ना तो ये मिरर इमेज होते हैं और ना ही ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं हम। इसके 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड के द्वारा हम डायस्टीरियोमर्स को समझने की कोशिश करते हैं। 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल को देखने पर हम पाते हैं कि इस स्ट्रक्चर में 2 किरेल कार्बन एटम उपस्थित हैं। 2 किरेल कार्बन एटम होने पर इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर हम बना सकते हैं। हम देखें, एक स्ट्रक्चर इसका आइसोमर या मिरर इमेज, दूसरी स्ट्रक्चर इसका मिरर इमेज। इस तरीके से 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल की 4 स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त हो जाती हैं। इन चारों स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज हैं तथा नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इनेंशियोमर हैं। आइसोमर तो ये चारों ही हैं एक दूसरे के। स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ को देखने पर हम यह पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तथा नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अर्थात ये भी दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। लेकिन हम फर्स्ट स्ट्रक्चर का थर्ड एंड फोर्थ के साथ रिलेशन देखें या फिर सेकंड स्ट्रक्चर का थर्ड एंड फोर्थ के साथ रिलेशन देखें तो हम पाते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ के साथ ना तो मिरर इमेज है और ना ही सुपर इम्पोजेबल है, बट आइसोमर तो है। अतः इन दोनों के इनके बीच में फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ के साथ में डायस्टीरियोमेरिज्म का संबंध होता है। इसी प्रकार सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ के साथ में डायस्टीरियोमेरिज्म का संबंध होता है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ये जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। सेकेंडली, ये आइसोमर्स मिरर इमेज नहीं होने से इनमें अंतर परमाणविक दूरियों में भी अंतर पाया जाता है। थर्ड, इन आइसोमर्स का एनर्जी लेवल भी भिन्न भिन्न होता है। और फोर्थ है, इनको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, अतः इनको मिक्सचर में से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में। थैंक यू।